तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 304 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस पैंग जी से फाइट कर रहा होता है और उसने अपने पास से मेटल वाइन को निकाल लिया होता है। लू फेंग का क्लाउड कॉन्टेड वाइन और मेटल वाइन दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। अब मेटल वाइन चीप होता है, वहीं पे क्लाउड कॉन्टेड वाइन बहुत ज़्यादा रेयर होता है और एक 216 वाइन जितना उसको न्यूट्रल करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 भी यहाँ पे आराम से किसी सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 को मार सकता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पे अभी बिना किसी डाउट के क्लाउड कॉर्नर वाइन एडवांटेज में था। और तभी हमें दिखाया जाता है पैंग जी को, जिसकी आंखें फिर से चमकने लगती है और वो अपने राइट हैंड से अपने मेटल वाइन से लेकर फाइट कर रहा था, लेकिन वो अपने लेफ्ट हैंड का भी यूज करने लगता है और उसमें से भी ब्लड रेड लिप्स निकलने लगती है जो कि लू फेंग पे अटैक कर देती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पास 2 वाइन्स आ चुके थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 2 वाइन्स पहले से एक दूसरे से बैटल कर रहे थे, लेकिन एक और ब्लड रेड फ्लावर टाइप का वाइन्स वहाँ पे आ चुका था जो कि 1 किलोमीटर के डायमीटर को एक्सीड कर चुका था। और हमें बताया जाता है कि ये भी एक सेक्टर और लेवल 9 सालुओ फ्लावर होता है और कहा जाए तो मेटल वाइन में गुड्स और चीप होता है जो कि लोअर क्लास ऑफ प्लांट्स से बिलोंग करता है और वहाँ पे सालुओ भी उसी की जैसा है जो कि लोअर क्लास ऑफ प्लांट से बिलोंग करता है कंपेरेबल क्लाउड कॉन्टेड वाइन से। अब क्लाउड कॉन्टेड वाइन के पास अपनी स्वेलिंग और रिजनरेशन एबिलिटी होती है, लेकिन बात रही सालुओ के तो वो एक स्पेशल प्लांट है जो कि दूसरों के अदर लाइफ फॉर्म के ब्लड स्वेलो करना जानती है और यहाँ पे वो सिर्फ अटैक और स्वेलिंग स्टोन को ही जानते हैं। अब बात करें सालुओ फ्लावर की तो ये एक अर्थ के स्टैंडर्ड के जैसा है जो कि एक मैन ईटिंग प्लांट समझा जा सकता है। अब लू फेंग वहाँ पे सेक्टर और लेवल 9 सालुओ फ्लावर को देखता तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो क्या था कि आके वो 2 सेक्टर और लेवल 9 प्लांट्स को कैसे न्यूट्रल कर सकता है। अब यहाँ पे सालुओ फ्लावर यहाँ पे ईयर पियर्सिंग नॉइज प्रोड्यूस करने लगता है और यहाँ पे उनमें से कई सारे फ्लावर्स लू फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो लू फेंग को डैमेज कर सके। उसमें से अपने सलाइवा भी लू फेंग की तरफ फेंकने लगते हैं ताकि वो सलाइवा में आके लू फेंग हार्म हो सके। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक प्लांट लाइफ को न्यूट्रल करना ये बहुत ही एक्स्ट्रा वैगन ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग क्लाउड कॉन्टेक्ट लेवल 9 तक न्यूट्रल करेगा तो यहाँ पे लू फेंग सिंपल भी करेगा तो उसे 10 से 20,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स लग जाएंगे। अगर लू फेंग जिस तरह से कर रहा था उसका हाईएस्ट स्कोर लू फेंग को 1 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स लगने वाले थे और यहाँ पे 1 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स आखिर ये कितना ही ज्यादा होता है। एक अंडाइन जनरल की एवरेज वेल्थ भी सिर्फ 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स होती है और ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड की एवरेज वेल्थ भी सिर्फ 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होती है। और ऐसा लगता है फिर फ्लेम गॉड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है जिसके पास कई सारे स्लेव्स प्लैनेट्स है और इसी कारण यहाँ पे देखा जाए तो ये गैलेक्सी भी यूजुअली 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स के वर्दी नहीं होती है। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार सिर्फ 3 लाख to 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर थी और लू फेंग के एक्सपेंसेस ही इतने ज्यादा थे वो पूरे के पूरे स्टारफील्ड से ज्यादा महंगा होता है और कोई इसकी कॉस्ट को सिर्फ इमेजिन ही कर सकता है और बिना किसी प्रॉपर फंडिंग के कोई भी इस प्लांट लाइफ फॉर्म को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे नॉर्मल प्लांट लाइफ की भी बात की जाए तो मेटल वाइन जो कि यूनिवर्सल लेवल 9 की मेटल को ऑलरेडी स्क्रीड कर चुकी है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है और एक सेक्टर लॉर्ड में उसको करना ये तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और मेटल वाइन तो वो सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 पे आ चुकी है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगी और सालुओ जो कि उसकी दूसरी होती है वो भी सेक्टर और लेवल 9 पे आ चुकी है और ऑब्वियसली ये सारे सालुओ फ्लावर हाईली लेवल अप है। अब इन दोनों को न्यूट्रल किया जाए तो इसकी कॉस्ट ओवर हो भी ना तो 1 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होती है और यहाँ पे तो नॉर्मल अंडाइन के पास तो इतनी पैसे भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग सारी बातों को जानकर शौक होता है और वो कहता है ये तो सिर्फ फ्लेमविंड ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, आखिर इसके पास तो सिर्फ टेंस ऑफ मिक्स एलिमेंट जितनी होगी जो कि इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन आखिर वो 2 प्लांट लाइफ फॉर्म को इतना नेचुरल कैसे कर सकता है। और वर्चुअल मैस कंपनी के इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे पैंग जी ने अपने इस मेटल वाइन को स्लेब प्लांट से लिया होता है, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त स्टार ट्रेवल लेवल 9 पे था और अभी के मर्तबा किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होता है कि वो अभी सेक्टर और लेवल 9 पे आ चुका होगा।
और यहाँ पे हमें पैंजी को दिखाया जाता है जो कि अपने सालुओं को मेंटली कम्युनिकेट करता है, जो कि सेक्टर और लेवल 9 का होता है। क्या होता है कि सालू उस कैप्चर को और उसने अपने पास से मेटल वाइन को भी निकाला हुआ था जो कि वो यंग से यूज कर रहा था और यहाँ पे उसी कारण उसकी किस्मत बदली थी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने पूरे के पूरे समय में अपने प्रोफाइल को रो रखा और यहाँ पे सालुओं इन सारे मेटल प्लांट्स को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज करना सीख गया। इसी कारण उसने इन सब के बारे में नहीं किया और इस सीक्रेट को तो वर्चुअल मास कंपनी में नहीं बता पाए। अगर लू फेंग अकेला यहाँ पे बिना किसी ट्रम्प कार्ड के आता तो वो जरूर मारा जाता और वो अपने डोमेन लॉर्ड लेवल 9 की पावर से लड़ने आता तो उसका मरना तो श्योर होता, लेकिन लू फेंग कम थोड़ी ना है। अब यहाँ पे कई सारे साल वो फ्लावर लाइटनिंग की तरह लू फेंग पे जाते हैं और लेस देन 0.001 सेकेंड्स में वो लू फेंग को घेरने लगते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लू फेंग को कस के पकड़ने लगता है। लू फेंग यहाँ पे उसको डॉज करने की कोशिश करता है और वो एक डेविल लाइक फ्लावर्स होता है, जिसके बाद वो लू फेंग बबाता से कहता है बबाता जल्दी करो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने बबाता को ऑर्डर दे दिया होता है और यहाँ पे चारों तरफ वहाँ पे थोड़ा सा हलचल होने लगती है और यूनो प्लांट का शिप जो कि डायलेंट के पीछे ही होता है उसके बगल में ही वो बहुत जल्दी एक्सप्लोरेट करने लगता है और हम तो जानते हैं कि उसकी शार्पनेस आराम से प्लांट्स को कट कर सकती है, स्ट्रॉ को भी तोड़ सकती है, जिसकी स्पीड हार्डली अफेक्ट होती है। और यहाँ पे लू फेंग का वैसे एकदम फ्लाई करते हुए आता साल वो फ्लावर से टकराता है जिसके कारण वो वहीं पे कट जाता है और लू फेंग की यूनिमो प्लांट शिप से तो वो बचने वाला नहीं था और उसकी टेरिफाइंग स्पीड ऑलरेडी 2,90,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पे उसकी स्पीड 2,90,000 किलोमीटर होती है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है और वो उस प्लांट लाइफ फॉर्म्स को स्लैश करते हुए जाता है और यहाँ पे सालुओं फ्लावर्स उसी वक्त कट के बिखर जाता है, उसमें से हाउल करने की आवाज़ आती है। अब यहाँ पे सालुओं फ्लावर उसको डॉज करने की कोशिश तो करता है लेकिन यहाँ पे क्लाउड कॉर्नर वाइन जो कि बहुत बड़ा होता है उसको पकड़े हुए होता है, तो आखिर वो भाग कैसे सकता है। अब मेटल वाइन भी उसको डॉज करना चाहता है लेकिन वो भी क्लाउड कॉर्नर वाइन से बंधा हुआ होता है और यूनो प्लांट का शिप उसको भी स्लैश करता है और पैंजी की तरफ बढ़ता है ताकि उसको भी मार सके। अब यहाँ पे वो उस पावरफुल शिप को विश्वास नहीं करता कि आखिर ये कैसे हो सकता है और हमें देखा जाता है कि मेटल वाइन जो कि उसको टाइटली पकड़े हुए थे वो भी उसको डॉज करते हुए, जिसके बाद लू फेंग कहता है बबाता कंटिन्यू करो, उसको भी मार डालो, जिसके बाद बबाता कहती है मैं समझ गए और वो हंसने लगती है और वो सीधे पैंजी की तरफ बढ़ जाती है। और अभी ये कर्म में बबाता को बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा था क्योंकि ये वैसा ही था जैसा कि जब वो युवान बुक को फॉलो करती थी उस वक्त अटैक किया करती थी। अब देखा जाए उस वक्त कंपेयर तो अभी सी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, इसकी स्लाइसिंग एबिलिटी बहुत ही एस्टाउंडिंग हो चुकी है जो कि एस्ट्रॉइड को भी टॉफी की तरफ काट सकती है और उसकी डिफेंस भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि एम्पर लेवल अनडाइंग बिंग भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए और नॉर्मल अनडाइंग बिंग तो उसके सामने आने से भी कतरानेंगे। यहाँ पे अनडाइंग उसको डॉज तो कर सकते हैं लेकिन सेक्टर लॉर्ड भी उसको बड़ी मुश्किल से डॉज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पैंजी को जिसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है, उसकी क्लाउड कॉन्टेंट वाइन में मेटल वाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर से और वो उसको पकड़े हुई है। अगर यहाँ पे मैं सोलुओ फ्लावर के वेट स्टैंड गया तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, मुझे कैसे भी करके अपने मेटल वाइन और सोलुओ फ्लावर्स को वहाँ से निकालना होगा ताकि मैं इनसे बच सकूँ क्योंकि वो उनके बॉडी से जुड़ा हुआ है, जब तक वो अलग नहीं करेगा वो उससे हट नहीं सकता है। अब यूनो प्लांट का सिर्फ बहुत ही फास्टली उसकी तरफ बढ़ता है और वो एक ह्यूज एक्स की तरफ काम कर रहा था जो कि उसको आता उसके सारे फ्लावर्स को कट ऑफ करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों के दोनों प्लांट लाइफ फॉर्म वहीं और दोनों के दोनों लाइफ प्लांट फॉर्म वहीं पे खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे बबाता को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था, जिसके बाद बबाता की आवाज़ पूरे के पूरे शिप में गूंज रही होती है। अब यहाँ पे उसको कई बार काटने के बाद वो दोनों लाइफ फॉर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, इतना कि वो लोग रिजनरेट भी नहीं कर सकते क्योंकि लू फेंग की क्लाउड कॉन्टेंट वन के जैसे उनमें रीजनरेशन एबिलिटी नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग का ऑटोमन सी भी वहाँ पे बाहर निकलता है क्योंकि लू फेंग उससे निकाल के उसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, दोनों से बाहर निकलते हैं और वो फेसली उन प्लांट सब पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे सोलुओ फ्लावर और मेटल वाइन तो पहले ही कमजोर हो चुके थे। यहाँ पे बबाता के कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे वो क्लाउड कॉन्टेंट वाइन से नहीं लड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी बार वो हिट होते हैं वहाँ पे और भी ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं
हैं। अब यहाँ पे कई सारे अटैक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमन शिप का मेन फोर्स आता है जो कि एक फुल अनडाइंग अटैक जितना होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के उसके फुल अनडाइंग अटैक जितने पावरफुल से वो अटैक करता है, जहाँ पे सालुओ फ्लावर, मेटल वाइन और अलोंग विद पैंगजी भी वहाँ पे ब्लास्ट होके मारा जा जाता है। वहाँ पे कोई नहीं बचता, लू फेंग वहाँ पे खड़ा होता है, स्माइल ये सब सीन को देखकर स्माइल करता है और क्या था फाइनली ये खत्म हो गया। जिसके बाद वो अपने इस सिंक्रोनाइज ब्रॉडकास्ट को जो कि वर्चुअल नेटवर्क में था उसको ऑफ कर देता है और यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे वो दोनों अपने शिप में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद लू फेंग को भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, जो कि लू फेंग ने बहुत लंबे समय पहले इसको नहीं किया होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यूनमो प्लान का शिप कुछ ज्यादा ही ओवर पावर है, इसकी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस ये सब के बारे में फिर से बताया जा रहा है जो कि आपको पता है, तो इसको मैं स्किप कर रहा था। यहाँ पे मैं सीन चेंज कर यहाँ लू फेंग और बबाता को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मेंटली कम्युनिकेट करके बात कर रहे होते हैं। अब पैंगी के बाद वहाँ के उसकी इंटरनल वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ आइटम्स बाहर निकली थी और उसको लू फेंग अपने स्पिरिट एनर्जी से स्कैन किया। लू फेंग को उसमें कोई भी स्पेशल थिंग नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो अपने वर्ल्ड रूइंग को अपने पास रख लेता है क्योंकि यहाँ पे उसके पास 2 सेक्टर और लेवल 9 प्लांट्स मौजूद थे और लू फेंग को ऐसा लग रहा था कि पैंजी के पास जरूर कोई ना कोई सीक्रेट होने वाला है। अभी आपको भी ये सीक्रेट पता चलेगा कि आखिर उसने 2 प्लांट लाइफ फॉर्म को कैसे अपने पास इतना लेवल अप कर लिया था, जबकि लू फेंग को करना इतना ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था। अब फिर लू फेंग क्या था, डायरन मिशन कंप्लीट हो गया, चलो चलते हैं। अब यहाँ पे डायरन भी इस्तेमाल करते हुए क्या था कि आपने उन दोनों शिप्स की मदद साथ में क्लाउड कॉर्नर वाइन की यूज की, इससे तो आपके स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपका जब क्लाउड कॉर्नर वाइन अपने सेक्टर और लेवल 9 पे आएगा तो उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज और स्टर्डीनेस नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। आप उसको यूज करके किसी को भी वहाँ पे बांध कर रख सकते हैं और अपने यूनमो प्लांट शिप को यूज करके उसको बीच से स्लाइस करके मार सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी हंसने लगता है। जिसके बाद यूनमो प्लांट का शिप स्पेस में फ्लोट करता है, लू फेंग के केबिन का दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ पे बताता कि वो लू फेंग से कहती है लू फेंग शिप में आ जा। जिसके बाद लू फेंग और डायलिन भी उसमें आ जाते हैं। अब शिप में आने के बाद लू फेंग जितने भी चीज होते हैं उसको चेक करने लगते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड रिंग का डायमीटर ओवर 100 मिलियन किलोमीटर का होता है जो कि उसने वुलोंग स्टारफील्ड से लाया होता है। और रीजन यह था कि यहाँ पर सेक्टर का इंटरनल वर्ल्ड बहुत छोटा होता है जहाँ पे उसकी मेन कोर विटस्टैंड नहीं कर सकती है और यहाँ जितने भी वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं वो इस वर्ल्ड रिंग में रखा करते हैं और यहाँ पे लिमिटेड स्पेस होती है। इसके मर्तबा वो एक अलग से वर्ल्ड रिंग खरीदा करते हैं जिसमें कि अपने सारी चीजों को रखा जा सके। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर वर्ल्ड रिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एक 100 मिलियन किलोमीटर का एरिया होता है, उसके बीच में कॉन्टिनेंट मौजूद होता है जो कि सेंटर पीस होता है और उसी की पीस में वहाँ मोसा क्लैसमैन की बॉडी होती है और वहाँ पे पियर्स ऑफ मड वहाँ पे फ्लो करता है। यहाँ पे हमें लू फेंग के बारे में बताया जाता है कि जब वो वुलोंग स्टारफील्ड में किसी के द्वारा अटैक किया गया था तो वहाँ पे वो समझ गया था कि उसे अपने मेन कोर को छुपाना होगा, इसलिए उसने अपना एक प्लान बना लिया और उसने एक लार्ज वर्ल्ड रिंग को भी ले लिया होता है जिसमें कि वो मोसा क्लैसमैन को अपने मेन कोर के रूप में रखेगा और उसने इसने शेप को एक कीचड़ के रूप में ढाल लिया था ताकि किसी को भी इस पे शक ना हो। अब यहाँ पे चाहे स्पेसिंग या फिर वर्ल्ड रिंग क्यों ना हो वो दोनों स्पिरिट एनर्जी से स्कैन किए जाते हैं। अब यहाँ पे अनडाइंग और वर्ल्ड एनर्जी दोनों एक दूसरे के सेम होती है और उनकी स्कैनिंग रेडियस भी उनके पर्सन के एबिलिटीज में निर्भर करती है कि पर्सन कितना स्ट्रांग है कि वो कितने रेडियस को स्कैन कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में एक दुनिया में यहाँ पे एक वीक वॉरियर अपने स्कैन को करेगा तो वो यहाँ पे सिर्फ सेवरल 100 ऑफ किलोमीटर को ही स्कैन कर पाएगा। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो 100 ऑफ 1000 किलोमीटर को स्कैन कर पाएगा, वो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है और यहाँ पे सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है और एक होती इंटरनल वर्ल्ड, दूसरी होती गॉड कंट्री जहाँ पे अगर किसी के इंटरनल वर्ल्ड को स्कैन किया जाए तो वो एक ही टाउट में आराम से पूरे के पूरे एरिया को स्कैन कर सकता है। और बात रही एक गॉड कंट्री को स्कैन करने की तो वो भी इंटरनल वर्ल्ड के सिमिलर होती है। एक वर्ल्ड एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड होती है। अगर लू फेंग यहाँ पे उस वर्ल्ड में एंटर करेगा तो यहाँ पे लू फेंग को अपने स्पिरिट एनर्जी पे रिलाई करना पड़ेगा ताकि वो उस पूरे के पूरे वर्ल्ड को स्कैन कर सके। अब यहाँ के एक वर्ल्ड की
जिसकी डायमीटर 100 ऑफ मिलियन किलोमीटर थी। जहाँ पे जितनी बड़ी वर्ल्ड होगी उतनी बड़ी ग्रेविटी होगी और जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा उतना कम स्कैनिंग रेडियस होगा। अब यहाँ पे लुफेंग सोचता है कि अगर मुझे कोई एनिमी मिला जिससे मेरा सामना हुआ, अगर मैं उसको हरा नहीं पाया, अगर उसने मेरे अर्थ बॉडी को मार भी क्यों ना दिया, तो मैं ऐसा बिहेव करूंगा कि मैं मारा गया हूँ। जिसके बाद अगर उसे मेरा वर्ल्ड रिंग को भी मिलेगा और उसको प्रॉपर्ली स्कैन भी करेगा तो यहाँ पे उसके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग ग्रेविटी होने वाली है और सेम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ के कारण वो आराम से प्रोबेबली उस पूरे के पूरे 10,000 के एक पार्ट को स्कैन कर पाएगा, जो कि एक अर्थ के बराबर होती है। अब देखा जाए तो इसकी डायमीटर 100 मिलियन किलोमीटर है और इस पूरे के पूरे एरिया को सिर्फ एक नाइट जितना पावरफुल बंदा ही स्कैन कर सकता है। लुफेंग इन सब के बारे में सोचता है कि और कहता है कि अगर देखा जाए मोसा क्लासमैन के ट्रांसफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो एक रेड के बराबर होगा और यहाँ पे किसी का ऐसा कर पाना नहीं मुश्किल है, क्योंकि जब तक इसको केयरफुली स्कैन नहीं कर पाएगा यहाँ पे वो मेरे मोसा क्लासमैन की बॉडी को भी नहीं ढूंढ पाएंगे और ये यहाँ पे लुफेंग का सीक्रेट होने वाला है। अब यहाँ पे लुफेंग कहता है कि कौन एक्सपेक्ट करेगा और कौन ही मुझे ढूंढ पाएगा। अब यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब इन सारे बातों के बाद लुफेंग कहता है चलो इस पैंजी को ढूंढते हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि इसमें कोई सीक्रेट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे आके इतना रिच कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर ब्लैक क्लॉथर लुफेंग को दिखाया जाता है, जो कि उस पूरे के पूरे लैंड में खड़ा होता है और वहाँ पे लुफेंग को पता है था कि यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यूबल होने वाला है। अब जितने भी सादा चीज होते हैं उन सबको मिला के लुफेंग देखता है कि यहाँ पे वो सब 20 मिक्स्ड एलिमेंट्स के भी बराबर नहीं थे। लुफेंग सीरियसली कहता है कि क्या सीरियसली? अब लुफेंग अपने सर को हिलाता है और 3 आइटम्स को स्कैन करता है, जिसमें कि 2 स्पेस रिंग और एक वर्ल्ड रिंग होता है। अब ब्लैक क्लॉथर लुफेंग उस वर्ल्ड रिंग को लेके केयरफुली स्कैन करने लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन लुफेंग उसमें कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाता है। अब लुफेंग कहता है कि ये स्पेस रिंग है, क्या सच में उसके पास कोई सीक्रेट नहीं है? अब यहाँ पे लुफेंग उन दोनों स्पेस रिंग को भी अच्छे से एग्जामिन कर लेता है। उस दोनों रिंग्स में एक स्मॉल विदिन होता है जिसकी डायमीटर सेवरल 100 किलोमीटर थी और यहाँ पे सबसे छोटे का डायमीटर भी सिर्फ 100 मीटर होता है। अब लुफेंग उन सबको सर्च करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता और कहता है डैम। लुफेंग सोचता है कि लगता है कि मुझे इसे अपने इंटरनल वर्ल्ड में ले जाना पड़ेगा और इसको स्कैन करना पड़ेगा। जिसके बाद लुफेंग उन दोनों वर्ल्ड रिंग और स्पेस रिंग को अपने इंटरनल वर्ल्ड में ले जाता है। अब लुफेंग का इंटरनल वर्ल्ड, वहाँ पे लुफेंग का राज चलने वाला है और लुफेंग यहाँ सोचता है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा यूजलेस होगा और लगता है कि अगर मेरे पास अपनी इंटरनल वर्ल्ड नहीं होती तो इसको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब लुफेंग उसको इंटरनल वर्ल्ड में ले आता है और वो अपनी मेन कोर को उसके चारों तरफ रिवॉल्व कराने लगता है और उस वर्ल्ड रिंग के चारों तरफ फ्लोट करने लगता है। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक क्लॉथर लुफेंग उस बड़े से एटम्स के सामने खड़ा होता है और उसके हाथ में एक वेल कार्व सिल्वर कार्ड होता है। लुफेंग ने उसको पहले चेक कर लिया होता है, जो कि पैंजी के आइटम्स में से निकला होता है और यहाँ पे लुफेंग को उसमें से कुछ भी डिटेक्शन नहीं महसूस हो रही होती है। लेकिन लुफेंग तो अपने इंटरनल वर्ल्ड में खुद का राजा होता है, उसकी सेंसिंग एबिलिटी भी बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है और वो इमीडिएटली वहाँ पे सिल्वर गार्ड्स में से कुछ अलग को डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे ब्लैक क्लॉथर लुफेंग कहता है कि ये एक्चुअली एक कार्ड है जिसमें कि मुझे उतना फील नहीं हो रहा था पहले, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ महसूस होने लगा है। जिसके बाद लुफेंग अपने अंदर से वर्ल्ड एनर्जी निकालता है और सिल्वर कार्ड्स में डालने लगता है, जहाँ पे हमें उसके पैंजी की मेमोरी के बारे में पता चलता है। लेकिन देखा जाए तो पैंजी भी इसको सपोर्ट करता था और उसमें पैंजी की थोड़ी सी मेमोरी थी और लुफेंग कंप्लीटली उसको ब्रेक थ्रू कर देता है। लुफेंग अपने इम्प्रिंट को उसमें डाल देता है। पहले तो पैंजी की उसमें इम्प्रिंट लगी हुई थी, लेकिन लुफेंग अपने टेक्निक से उस पैंजी के उस टेक्निक को हटा देता है। अब यहाँ पे लुफेंग अपने वर्ल्ड एनर्जी को उसमें डालने लगता है और वहाँ में दिखाया जाता है कि एक टीनी वर्ल्ड अपीयर होता है जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर जितना बड़ा होता है और उस फ्लैट लैंड के बीच में एक रिवर फ्लोट कर रहा था।
जिसका डायमीटर 10 किलोमीटर होता है। वहां पर और कुछ नहीं था और वाटर दिखाया जाता है जो कि आइस और कोल्ड एयर से भरा हुआ था। अब ब्लैक क्लॉटेड लुफेंग उस रिवर की तरफ देखता है और कहता आखिर ये क्या है। अब पूरे के पूरे इंटायर वर्ल्ड में पूरी की जगह पूरी नॉर्मल लग रही थी, वहां पे कॉन्टिनेंट सभी नॉर्मल थे, लेकिन लुफेंग कुछ को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था कि आखिर यहाँ पे है क्या, इसमें ट्वेल्स वाली क्या बात है। लेकिन तभी ब्लैक क्लॉटेड लुफेंग बवाता से कांटेक्ट करता और कहता बवाता ये क्या है। अब यहाँ पे मैं बताया जाता है कि बवाता ने अपने सब्सिडियरी क्लोन को अपने उसी शिप में डाल दिया होता है और इससे बवाता अपने यूनिमो प्लांट शिप को भी कंट्रोल कर सकती थी, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे मैं दिखाया जाता है उस एआई को जो कि असल में बवाता ही होती है, तो इसको मैं बवाता कहूंगी। अब यहाँ पे वो कहती है मास्टर, जिसके बाद वो कहती है कि क्या तुम इसको स्कैन कर पा रहे हो, आखिर तुमने इस रिवर को देखा ही है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस रिवर को जहाँ पे लुफेंग उसमें जाता है तो उसके कुछ बहुत ज्यादा राहत महसूस होती है, उसकी लाइफ ट्विस्टर में थोड़ी सी वार्म महसूस होने लगती है। लेकिन तभी बवाता एक्साइटेड होकर कहती है कि मैंने इसको पहले देखा है। तो ये सुनकर ब्लैक क्लॉटेड लुफेंग पूछता है कि क्या है ये। तो यहाँ पे बवाता कहती है ये तो होली वाटर लुओ के है। और यहाँ पे आगे बवाता कहती है कि जब मास्टर ने यहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पे 1 क्यूबिक किलोमीटर का लुओ के होली वाटर था जो कि ऑक्शन में बिक रहा था और इस वक्त वो स्मॉल वर्ल्ड ब्रेसलेट में मिल रहा था जिसकी कीमत 8.9 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर थी। तो ये सुनकर लुफेंग शॉक हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो कहता है माय गॉड 1 किलोमीटर का 8.9 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स। अब यहाँ पे लुफेंग उसकी तरफ देखने लगता है, उसके सामने जो रिवर होता है उसको एग्जामिन करने लगता है, उसको स्कैन करता है। अब यहाँ तो उसका शेप एग्जैक्टली राउंड तो नहीं होता है, लेकिन उसका डायमीटर लगभग 16.2 किलोमीटर होता है और उसका छोटा भी 10.3 किलोमीटर होता है, उसका डेप्थ 3.2 किलोमीटर होता है। और लुफेंग अपने स्कैनिंग एबिलिटी से उसके पूरे के पूरे रिवर को एक्यूरेटली मेजर कर लेता है जो कि टोटल लुओ के होली वाटर 712 क्यूबिक किलोमीटर होता है और यहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे लुफेंग सोचता है कि ऑक्शन के प्राइस के मुताबिक इसकी वर्थ निकाली जाए तो इसकी टोटल वर्थ तो 6.337 बिलियन होती है। और ये सुनकर तो लुफेंग स्टन हो जाता है कि क्या 6.3 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स। अब ये ऐसा था जैसे कि लुफेंग को खुद हेवन से ट्रीटमेंट मिल रही थी, एक भिखारी को पूरा का पूरा सोना का पहाड़ मिल चुका हो, एक पंख जो कि अर्थ से मौजूद होता है। ये ऐसा ही था कि एक धरती के बंदे को उठा के उसके गानू यूनिवर्स कंट्री लीडर के सामने ला गया हो और वहां पे उससे कहा होगा कि तुम में खोए हुए बैठे हो, जाओ मैं पूरा का पूरा यूनिवर्स कंट्री तुम्हें देता हूँ। ये वैसा ही एग्जैक्ट फीलिंग होता है। अब यहाँ पे ब्लैक क्लॉटेड लुफेंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है 6.3 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स, माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे लुफेंग के पास लुओ फोक कीबोर्ड्स था, यूनिमो प्लांट शेप था, वर्ड फ्लेम गॉड होता है, पर्पल 100 नेट लीफ होता है। लेकिन यहाँ पे उन सबको मिला देने के बाद भी लुफेंग के पास सिर्फ 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स होता है जो कि एक नॉर्मल ऑफिशियल लेवल अनडाइन की वेल के जितनी होती है। अब यहाँ पे लुफेंग के पास जो सोल्जर आर्मर होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसे कोई और यूज नहीं कर सकता है, इसलिए वो यूजलेस है बाकी सब लोगों के लिए। लेकिन बात कर लुओ के होली वाटर की तो ये सबसे अलग है। ये ऐसा है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी भी इसको यूज कर सकती है और 1 किलोमीटर की अकेले की कीमत 8.9 मिक्स्ड मिलियन एलिमेंट्स होती है। और यहाँ पर रिवर तो टोटल का टोटल 6.3 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स का होता है। अब यहाँ पे बात आगे क्या आती है कि ये लुओ के होली वाटर ये लेजेंडरी बैंक ह्यूमैनिटी का लुओ के नाम पे बना है। और यहाँ पे बवाता आगे बताती है कि लुओ के यहाँ पे एंशिएंट टाइम से बॉर्न हुआ था जबकि यूनिवर्स बना ही था और यहाँ पे उसने अनएक्सपेक्टेडली इस वाटर को डिस्कवर किया है और इस वाटर में उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एनर्जी महसूस हुई थी जिसको यूज करके कोई भी अपने प्लांट लाइफ फॉर्म को न्यूट्रियोर करा सकता, अपने बॉडी को हील कर सकता है। बस करना है तो इस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है और यहाँ पे इसके कई सारे यूजेस भी होते हैं, इसलिए तो इसके प्राइस इतना ज़्यादा महंगा होता है और जो लेवल ऑफ लाइफ एनर्जी इसमें कंटेन से वो बहुत ज्यादा हाई है। और आपने तो लाइफ फ्लूइड को देखा ही होगा जिसको कि यूज करके लुफेंग ने स्टार लेवल से डायरेक्ट यूनिवर्सल लेवल में अपने क्लाउड कंटेंट को ले आया था, उससे भी ये ज्यादा पावरफुल हो। अब इसका अफेक्ट सबसे ज्यादा अनडाइंग प्लांट लाइफ फॉर्म से होता है और इसलिए तो कई सारे अनडाइंग बीइंग इसको खरीदना चाहते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लुफेंग इसका कैसे यूज करने वाला है और लुफेंग का आगे आने वाला मिशन क्या होने वाला है, क्योंकि अभी लुफेंग का 3 मिशन और पार्ट बाकी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।